हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। यहाँ हम करते हैं इकोनॉमिक्स और आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रोडक्शन थ्योरी। तो प्रोडक्शन थ्योरी में क्या-क्या चीजें सबसे पहले सम्मिलित होती हैं, क्या-क्या चीजों को हम इंक्लूड करते हैं। देखिए, इसके दो पार्ट्स होते हैं प्रोडक्शन थ्योरी के। सबसे पहला है हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो प्रोडक्शन थ्योरी कंप्राइजेस ऑफ टू थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, किस तरफ हमारा फोकस रहता है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वी फोकसेस ऑन हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना हमको प्रोड्यूस करना है। एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट में वी फोकसेस ऑन हाउ टू मिनिमाइज कॉस्ट, राइट। और फिर इन दोनों का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हमको मैक्सिमाइज करना है। तो दैट मीन्स जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गुड्स हैं, उसको जब प्रोड्यूस किया जाता है तो उसका सिर्फ एक ही मोटिव रहता है, सेल दैम इनटू मार्केट फॉर प्रॉफिट, यानी कि उनको मार्केट में लाभ के लिए बेचना। सिर्फ उसी के लिए उसे इसी मोटिव से जो है प्रोडक्शन किया जाता है। और जो ये थ्योरी है, प्रोडक्शन थ्योरी, कुछ फैक्ट्स और कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो दैट मीन्स इट डिटरमाइंस how the rational producer make his production decision to maximize the profit in order to attain what equilibrium। ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो वो एक जो रेशनल प्रोड्यूसर है वो कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन थ्योरी में। तो देखिए, सबसे पहले अब इसके अंतर्गत जो हम कर रहे हैं स्टार्ट, इसमें सबसे पहला है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? QX is equals to QX is function of L and K, where QX is what? This is unit of output X produced and L is what? Units of labor, K is units of capital used। ठीक है, Q जो है हमारा टोटल जो आउटपुट है वो है, L जो कि हम लेबर यूज करते हैं, K जो कि हम कैपिटल यूज करते हैं। तो इट व्हाट डज इट डिपिक्ट्स, क्या बताता है ये? इट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट इट स्पेसिफाइज, ये क्या बताता है? इट स्पेसिफाइज हाउ मच यूनिट्स ऑफ डिफरेंट इनपुट्स आर नीडेड टू इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, मैक्सिमम उत्पादन के लिए कितने यूनिट्स जो हैं इनपुट्स के वो चाहिएंगे, और साथ में जो लेवल है टेक्नोलॉजी का वो गिवन है। ये इसलिए है क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी का लेवल ऊपर या नीचे होता है, अगर टेक्नोलॉजी का लेवल अप्रिशिएट होता है तो उसी इनपुट कॉम्बिनेशन से हम जो है मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। उतना ही हम लेबर ले रहे हैं, उतनी ही हम कैपिटल ले रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो अप्रिशिएट हो गई है, टेक्नोलॉजी ऊपर के स्तर की आ गई है, तकनीक में कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं, तो उसी इनपुट में हम ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी अगर अप्रिशिएट होती है तो उसी इनपुट कॉम्बिनेशन से ज्यादा आउटपुट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद बात आती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, और या कि जिसे कि हम कहते हैं इनपुट। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही जिसको हम कहते हैं इनपुट, वो जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं। मेनली देखिए 4 हैं। फर्स्ट, लैंड। लैंड किसका होता है? लैंड के ओनर को हम कहते हैं लैंडलॉर्ड, और इसको जो प्रोडक्शन में ये जो कंट्रीब्यूशन देता है उसके बदले इसको मिलता है रेंट, लगान मिलता है। भूमि को उत्पादन में अपने कंट्रीब्यूशन के बदले क्या मिलता है? लगान मिलता है। नेक्स्ट इज लेबर या श्रम। तो ये कौन होते हैं? इसके ओनर लेबरर्स होते हैं, श्रमिक होते हैं, और श्रमिकों को अपने श्रम के बदले में मिलते हैं मजदूरी, या जिसे कि हम कहते हैं वेजेस।
थर्ड वन इज कैपिटल या पूंजी। पूंजी किसके पास होती है? जो कि पैसा पूंजीपति के पास होती है, मनी लेंडर के पास होती है, और वो पूंजी अपनी उधार देते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाते हैं, उसके बदले उनको मिलता है इंटरेस्ट या ब्याज। फिर नेक्स्ट है एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस किसकी होती है? एंटरप्रेन्योर की, या जिसे हम कहते हैं साहसी, साहसी की होती है। और वो जो अब उसको अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के बदले जो प्रतिफल मिलता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट्स। तो ये मेनली चार जो है प्रोडक्शन के प्रोडक्शन प्रोसेस के जो है फैक्टर्स हैं, या जिसे हम कहते हैं इनपुट्स हैं, और उनको इस तरह से हम जो है प्रतिफल देते हैं उत्पादन का। अब देखिए फैक्टर्स जो हैं ये चार तरह के फैक्टर्स हैं, ये दो पार्ट्स में उनको डिवाइड कर सकते हैं। कुछ जो होते हैं वो तो होते हैं वेरिएबल, सम ऑफ देम आर वेरिएबल, सम ऑफ देम आर फिक्स्ड। कुछ तो वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं। अब देखिए वेरिएबल कौन से होते हैं, फिक्स्ड कौन से होते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो है जो कि लेवल ऑफ आउटपुट के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। लेवल ऑफ आउटपुट कम हुआ तो फैक्टर्स की कम रिक्वायरमेंट होगी, अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। जैसे कि मैं बात करूं अगर लेबर की बात करूं, जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उतना ज्यादा लेबर की जरूरत होगी। रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं, जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उतनी ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। प्रोडक्शन कम हो रहा है, रॉ मटेरियल की जरूरत कम होगी। तो ये जो है ये वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कैन बी वेराइड विद द चेंज इन आउटपुट लेवल। ठीक है, और इसका आउटपुट से पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन दैट मीन्स अगर आउटपुट को या प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो इन फैक्टर्स की क्वांटिटी को भी बढ़ाना होगा। पॉजिटिव फंक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, अब ये जो है फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे कि कोई कैपिटल, जैसे कोई कोई बिल्डिंग है, जहां पे हमारा ऑफिस है या जहां फैक्ट्री है तो वो बिल्डिंग है, या कोई ऐसी मशीनरी है जो कि हम प्रोडक्शन में इंक्रीज के साथ साथ हमें उसे इंक्रीज नहीं करना। एक बिल्डिंग है जहां पर कारखाना लगा हुआ है या कोई फैक्ट्री लगी हुई है, तो हमको प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करना है तो वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग हम उतनी ही रखेंगे। बिल्डिंग की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होती है, उसके अंदर लेबर की, रॉ मटेरियल की, इन सब चीजों की क्वांटिटी इंक्रीज होती है। बट चूंकि जो कि फिक्स्ड कैपिटल है या फिक्स्ड फैक्टर्स है, उनकी क्वांटिटी जो है सेम रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट विद द चेंज ऑफ द आउटपुट लेवल। यानी कि अगर मैं 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ, अब मुझे ये 20 यूनिट्स का करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये पहले मैं एक बिल्डिंग में करती थी, अब एक बिल्डिंग और खरीद के और फिर मुझे उसमें करना पड़ेगा। ये जो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, इसी में और ज्यादा मैं लेबर लगा दूंगी, और ज्यादा मैं रॉ मटेरियल लगा दूंगी, और फिर मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ा के 10 से 20 करूंगी। तो दैट मीन्स क्या है, ये लेबर एंड रॉ मटेरियल, दिस इज वेरिएबल फैक्टर, these are variable factors, and this building, this is fixed factor of production। ठीक है, कांस्टेंट रहता है इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अगर प्रोडक्शन जीरो हो रहा है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड फैक्टर्स की कॉस्ट हमको बेयर करनी पड़ती है। जीरो है तो भी फिक्स्ड फैक्टर्स हमें अपने पास रखने पड़ते हैं। आप लेबर को जीरो कर सकते हो, आप रॉ मटेरियल को जीरो कर सकते हो, लेकिन आप कोई बड़ी मशीनरी आपने लगाई हुई है, कोई आपकी बिल्डिंग है, कोई भी इस तरह का कैपिटल है, तो आप उसको जीरो नहीं कर सकते। it will remain constant even at zero level of output। अब देखिए प्रोडक्शन फंक्शन की अगर हम बात करें तो दो तरह का प्रोडक्शन फंक्शन होता है। एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा होता है? वो फंक्शन है जिसमें एक जो फैक्टर है वो फिक्स्ड होता है और बाकी सारे वेरिएबल होते हैं। यानी कि सारे फैक्टर्स को अपन इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, सारे फैक्टर्स वेरिएबल नहीं होते, एक फिक्स्ड रहता है और बाकी के वेरिएबल रहते हैं। और जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो सारे फैक्टर्स जो है इसमें वेरिएबल रहते हैं। तो ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, और यहाँ पे only one factor is fixed and rest all are variable। तो उसको कैसे लिखेंगे? If suppose there are only two factors of prediction L and K, so K capital is constant। ठीक है, इसके ऊपर बार लगाया है, that means it is constant and it is fixed, whereas labor is a variable
factor of production. Labor is variable factor of production. Capital is constant factor of production. तो लॉ ऑफ, तो इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं इस सिचुएशन को कि जो एक है वो फिक्स्ड है और एक है वो वेरिएबल है, तो वो जो लॉ जो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं उसे कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। वेरिएबल प्रोपोर्शंस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक फिक्स रहेगा, दूसरा इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो इसका जो प्रोपोर्शन है फैक्टर्स का वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यह है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, या इसका एक दूसरा नाम भी है रिटर्न्स टू फैक्टर। रिटर्न्स टू फैक्टर, तो ये इसके नाम ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ये किसी भी नाम से आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो नाम आपको अच्छे से ध्यान रहने चाहिए। कि अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें जहां पर सारे जो फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल हैं, तो देखिए यहाँ पे ये जो बार लगा हुआ है के बार, ये कांस्टेंट फैक्टर को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दोनों ही फैक्टर जो है वेरिएबल हैं। तो ये जब दोनों ही फैक्टर वेरिएबल है, इस केस में जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसको किससे एक्सप्लेन करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जिसे हिंदी में कहते हैं पैमाने के प्रतिफल। ये वाला जो था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, और ये है पैमाने के प्रतिफल। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए प्रोडक्शन से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि सबसे पहले तो है अपना टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन क्या है? टोटल प्रोडक्शन है, इट रेफर्स टू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म और इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय में किसी फर्म द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं को टोटल प्रोडक्शन या कुल उत्पादन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पे हम देखते हैं किस किस तरह से प्रोडक्शन को हम बता सकते हैं। टोटल प्रोडक्शन है सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म विथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। ठीक है, सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय फर्म, टोटल उसने जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसका सम विथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर्स, वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर्स से। तो ये है हमारा टोटल प्रोडक्शन समेशन Q। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ये क्या होता है? औसत औसत उत्पादन, आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितना आउटपुट आ रहा है? एक इकाई। ठीक है, एक इकाई वेरिएबल फैक्टर से या एक इकाई उत्पादन के साधन से कितना हमको उत्पादन प्राप्त हो रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोडक्शन में टोटल जितना हमारा वेरिएबल लग रहा है, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टोटल जितना एल लग रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो पर यूनिट ऑफ एल हमारा प्रोडक्शन कितना है वो आ जाएगा, और वो होगा एवरेज प्रोडक्टिविटी। अब देखिए मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें, सीमांत भौतिक उत्पाद, तो वो क्या है? चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन लेबर। लेबर क्या है? हमारा वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एडिशनल आउटपुट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, दैट मीन्स एक यूनिट एक्स्ट्रा आपने जब लेबर लगाया, एक यूनिट जब एक्स्ट्रा आपने लेबर लगाया तो टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ। तो यानी कि अगर आपका जो nth लेबर आपने लगाया तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी? nth लेवल पे टोटल प्रोडक्शन कितना था, माइनस n माइनस 1th लेवल पे टोटल प्रोडक्शन कितना था। इसको अभी थोड़ा सा एग्जांपल से, टेबल से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। जिसको भी क्लियर नहीं हुआ उसको आगे, वो लोग आगे पूरा अच्छे से ध्यान से देखें, बिल्कुल इसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन कर्व कैसा होता है? सबसे पहले देखिए ये यहाँ पे मैंने लिया है लेबर और ये है टोटल प्रोडक्शन। सबसे पहले जब लेबर 0 है टोटल प्रोडक्शन भी 0 है। 1 यूनिट लेबर लगाया, टोटल प्रोडक्शन हो गया 7, 0 से बढ़कर 7 हो गया। उसके बाद 2 यूनिट्स जो है लेबर लगाया, 7 से 8 हो गया। तो जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहे हैं टीपी भी बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव रिलेशन है प्रोडक्शन में और लेबर में।
लेकिन क्या होता है देखिए, सबसे पहले तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो है इंक्रीज हो रहा है, 7 इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे ये कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ से थोड़ा ज्यादा, 7 से ज्यादा इंक्रीज हुआ यहाँ पर, तो ये हो गया 8, 11 इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसके बाद इस तरह से ये देखेंगे, ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। टीपी राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट टिल पॉइंट आई, तो ये आई पॉइंट तक जो है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा होता है। तो सबसे पहले जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, उसके बाद ये के तक डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। टीपी rises at decreasing rate from point I to K, I से K पर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, K और M पे ये कांस्टेंट है, और उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है। तो टीपी अटेंड्स मैक्सिमम, टीपी फॉल्स आफ्टर एम। ओके, तो ये क्या है देखिए, यहाँ पे 0 से लेकर पॉइंट ओ से आई तक इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो ये आई जो है, आई को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आई को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके आगे ये डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज हो रहा है, के पे जो है ये क्या है, ये होगा हमारा मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, एक मैक्सिमम पॉइंट आता है, आफ्टर दैट टोटल प्रोडक्शन जो है वो कम होने लगता है। तो इसके बाद टीपी फॉल्स आफ्टर पॉइंट एम। अब इसका शेप ये ऐसा क्यों होता है, क्यों ये पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, तो इसके कारण है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में अगली स्लाइड्स में। तो फिलहाल आप इसके सिर्फ शेप को ही देखने, समझने और याद करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए आगे देखते हैं, उसके बाद है हमारा एवरेज प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले टीपी से हम एपी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। तो अभी मैंने जैसे बताया क्या है एपी, टोटल प्रोडक्शन अपॉन एल, तो हमको यहाँ पे भी ये ही करना है। जब लेबर जीरो है, टीपी जीरो है, दैट मीन्स यहाँ पे एवरेज प्रोडक्टिविटी तो होगी ही नहीं। अब ये होगा 7/1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, नेक्स्ट होगा 18, 2 यूनिट्स ऑफ लेबर मिलके 18 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो दैट मीन्स 1 यूनिट ऑफ लेबर कितना प्रोडक्शन करेगा, 18/2 दैट इज 9, 33/3 दैट इज 11, 44/4 is equals to 11, 48/5 9.6, 51/6 8.5, 51/7 7.4, 49/8 6.1। तो इस तरह से ये एपी कैलकुलेट होती है। अब देखेंगे इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एपी में चेंज किस तरह से होता है। तो देखिए जहां पे ये मैक्सिमम पॉइंट, ये इस फिगर को भी देखेंगे ए है, यहाँ पे देखेंगे एपी इज इंक्रीजिंग, एपी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग 11 जब तक है यहाँ पर, यहाँ तक इट इज इंक्रीजिंग। आफ्टर दैट, आफ्टर दिस पॉइंट इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, 11 है, 11 से कम होकर 9.6 हो गया, 8.5 हो गया, 7.4 हो गया, 6.1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ दैट मीन्स इस पॉइंट तक जो है वो इंक्रीज होगा, और ये जो है इसका क्या होगा, दिस विल बी इट्स मैक्सिमम पॉइंट, दिस विल बी इट्स मैक्सिमम पॉइंट। तो ए पे ये मैक्सिमम है और उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एपी कर्व। अब देखते हैं थोड़ा सा एमपी कर्व को हम देखते हैं। एमपी कर्व कैसा है, एमपी कैसे निकालना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, तो बिल्कुल वही है जैसा हमने पहले देखा था, चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी अपॉन चेंज इन लेबर, या फिर ये भी कर सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का निकालने के लिए, टोटल प्रोडक्टिविटी एट n यूनिट्स ऑफ लेबर माइनस टोटल प्रोडक्टिविटी एट n-1 यूनिट्स ऑफ लेबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेंगे टीपी है, तो ये टी एन हो जाएगा, दिस इज टी एन माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट है, फिर सेकेंड यूनिट लेबर है, फिर इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 0 दैट मीन्स 7, 18 माइनस 7 दैट इज 11, 33 माइनस 18 35, 44 माइनस 33 11, 48 माइनस 44 4, 51 माइनस 48 3, after that 51 minus 51 0, 49
49 माइनस 51 माइनस 2। तो इस तरह से ये एमपी कैलकुलेट करेंगे। अब थोड़ा सा ये जो एमपी के जितने भी कितना एमपी आ रहा है पूरा, थोड़ा सा इसके ट्रेंड को देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर है जो एमपी इज इंक्रीजिंग अप टू 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स तक तो जो है एमपी इंक्रीज हो रहा है। एमपी राइजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट बी। ठीक है, बी पे ये मैक्सिमम है। आफ्टर बी एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग, फिर ये नीचे गिरने लग जाएगा। एमपी 11 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया, 3 से 0 हो गया। तो ये 0 पॉइंट ये आ गया हमारा एमपी, यहाँ पे 0 है एंड पॉइंट पे वेयर वी आर प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट्स। ठीक है, वी आर लेबर इनपुट इज वेयर लेबर इनपुट इज 7 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दिस it will become negative after n mp continues to fall and becomes negative। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा उसके बाद। तो ये इस तरह से आपने तीनों को अलग अलग देखा, टीपी एपी एंड एमपी, ये इस तरह के शेप होता है इन कर्व्स का। अब थोड़ा सा इनको साथ में रख के देखते हैं कि क्या कैसे रहता है। ये वही टेबल पूरी वही है जो हमने भी कैलकुलेट की। ये हमारा टीपी, ये एपी और ये एमपी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है एमपी एपी टीपी से कैसे डिराइव किए जाते हैं। अब इसमें देखेंगे थोड़ा सा रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन टीपी एपी एंड एमपी। यहाँ पे जब टीपी इंक्रीज हो रहा है एंड पॉजिटिव है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, देन एमपी एंड एपी बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, जब पॉजिटिव है एंड राइजिंग है, पॉजिटिव है एंड राइजिंग है, तो बोथ आर पॉजिटिव। जहां पर एपी मैक्सिमम है, एपी जहां मैक्सिमम है यहाँ ए पॉइंट पे, तो वहां पर एपी इज इक्वल्स टू एमपी है। तो एपी इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, दिस 11। उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है, तो हेयर एपी इज इक्वल्स टू एमपी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैक्सिमम टीपी, टीपी इज मैक्सिमम वेयर एमपी इज इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे यहाँ पे ये टीपी है, टीपी कहाँ मैक्सिमम है, ये यहाँ पे मैक्सिमम है एंड हेयर एमपी इज इक्वल्स टू 0। टीपी फॉल्स implies that MP becomes negative। तो जब टीपी यहाँ पे गिर रहा है तो MP क्या है, MP इज नेगेटिव। ठीक है, MP इज negative। Both AP and MP are derived from TP and are inverse U-shaped curve। ठीक है, ये AP और MP दोनों कहाँ से derive करते हैं, हम TP कर्व से derive करते हैं और दोनों जो हैं उल्टे U शेप के कर्व होते हैं। देखिए ये दोनों उल्टे U शेप कर्व्ड हैं। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AP कहाँ मैक्सिमम है, जब AP और MP इक्वल है। टीपी कहाँ मैक्सिमम है, जहां एमपी 0 है। और जब टीपी गिरने लगती है तो एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाती है। तो ये इन तीनों का रिलेशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आगे अब देखते हैं ईपी और एमपी का रिलेशनशिप थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एक बार टीपी को मैं यहां से हटा देती हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले व्हेन MP इज ग्रेटर देन AP, जब MP जो है AP से बड़ा है देन AP इज इंक्रीजिंग, AP इज इंक्रीजिंग। जब तक ये बड़ा है AP इज इंक्रीजिंग एंड व्हेन AP इज एट मैक्सिमम AP इज इक्वल्स टू MP। जब AP जो मैक्सिमम है वहां AP इज इक्वल्स टू MP है। कहाँ पे, A पॉइंट। A पॉइंट से इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, MP इज ग्रेटर देन AP। ठीक है, एंड बोथ आर व्हाट, बोथ आर इंक्रीजिंग। लेकिन जब ए पॉइंट से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, AP इज ग्रेटर देन MP एंड बोथ आर फॉलिंग। ठीक है, दोनों नीचे गिर रहे हैं, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। व्हेन AP एंड MP फॉल्स MP बिकम्स 0। ठीक है, ये जब डिक्रीज हो रहे हैं MP 0 हो जाता है, आफ्टर दैट नेगेटिव भी हो जाता है बट AP रिमेन्स पॉजिटिव।
ठीक है, एपी जो है वो पॉजिटिव रहता है, एपी देखिए नेगेटिव नहीं होता है। और एमपी जो है एपी से ज्यादा तेज गति से नीचे गिरती है। ये जब ऊपर उठती है तो भी ज्यादा तेज गति से एमपी ऊपर उठती है, जब नीचे गिरती है तो भी वो एपी से ज्यादा तेज गति से नीचे गिरती है। तो ये एपी और एमपी का रिलेशन है, याद रखने का है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब वो चलते हैं हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पे। क्या कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? ठीक है, तो इसे देखने से पहले सबसे पहले देखते हैं एजम्पशंस क्या हैं। कुछ एजम्पशंस रखी गई थी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के लिए। सबसे पहला है कि कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का लेवल है ना तो वो एप्रिशिएट होता है और ना वो डेप्रिशिएट होता है। बिकॉज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, अगर टेक्नोलॉजी एप्रिशिएट हुई तो उसी कॉम्बिनेशन इनपुट्स के उसी कॉम्बिनेशन से ज्यादा लेवल आउटपुट का प्रोड्यूस किया जा सकता है। और वेरिएबल जो फैक्टर्स है उसकी सारी जो यूनिट्स हैं वो इक्वली प्रोडक्टिव होती हैं या होमोजीनियस होती हैं, बिल्कुल एक जैसी होती हैं। ऐसा नहीं है कि लेबर की एक यूनिट ली उसकी प्रोडक्टिविटी कम है और उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट यूनिट ली तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो उस केस में वो लॉ फिर अप्लाई नहीं होगा। इसलिए अजम्पशन लेके चलें कि ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस। वन ऑफ इनपुट्स फिक्स्ड, एक जो इनपुट है वो फिक्स्ड रहता है जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नो चेंज इन इनपुट प्राइसेस, इनपुट की प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं होता। इनपुट की प्राइसेस यानी वही वेजेस इंटरेस्ट, वेजेस किसे दिए जाते हैं, लेबर को इंटरेस्ट दिया जाता है, किसी कैपिटल को, तो वो सेम रहते हैं। वेराइड प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर्स, प्रोपोर्शन इन विच फैक्टर्स आर कंबाइंड कैन बी वेराइड, यानी जिस प्रोपोर्शन में फैक्टर्स को कंबाइन किया जाता है वो प्रोपोर्शन को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ assumptions हैं। अब देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि इफ मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर लेबर इज कंबाइंड with the same quantity of fixed factor capital, फिक्स फैक्टर कैपिटल के साथ लेबर की जैसे जैसे ज्यादा क्वांटिटी को हम कंबाइन करते जाएंगे देन इनिशियली टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज। इनिशियली टोटल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज होगा, बट ग्रेजुअली आफ्टर अ पॉइंट द टोटल प्रोडक्ट विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो इनिशियली वो डिक्रीज होगा बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट वो कम होता जाएगा और डिक्रीज होने लगेगा। दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो क्या है, बिहेवियर ऑफ टीपी को बताता है। टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, कहाँ तक, तो वहां तक क्या होगी, वहां तक होगी हमारी स्टेज 1। ठीक है, यहाँ पे के तक, जिससे कि मैंने अभी बताया था क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, आफ्टर दैट टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगी सेकेंड स्टेज। फिर टीपी डिक्रीजेज, दिस इज थर्ड स्टेज। तो ये स्टेज बाय स्टेज चलता है। पहले देखिए इसको देखते हैं। यहाँ पर ये वही टेबल है जो हम देख रहे थे, इसमें से एपी को हटा दिया है। अब क्या है यहाँ पर, फर्स्ट अपन देखेंगे टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, आई तक टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। इस वक्त तक एमपी विल ऑल्सो इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। एमपी भी इंक्रीज होगा, टीपी भी इंक्रीज होगा। फिर क्या है, व्हेन टीपी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, टीपी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, मतलब आई से बी तक, देन एमपी स्टार्ट्स व्हाट, एमपी स्टार्ट्स फॉलोइंग maximum TP, here maximum TP, that means 0 MP, MP will become 0, when TP falls MP will become negative। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये 51 मैक्सिमम टीपी है एंड आफ्टर दैट टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, सो एमपी इज नेगेटिव। ओके, तो ये जो है ये तीन हमारी इससे स्टेजेस डिसाइड होती है। फर्स्ट स्टेज तो ये है जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। फिर सेकेंड स्टेज आई से बी के बीच में है, व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट, और फिर उसके आगे जो है टीपी इज फॉलिंग। तो यहाँ पे ये तीन स्टेजेस होती हैं। अब देखिए यहाँ पे इन तीन स्टेजेस को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या है, इंक्रीजिंग
रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है, इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ एंड कंटिन्यूज टिल K on TP curve. When in this stage TP increases at an increasing rate, MP also increases attains its maximum point U, ठीक है, यहाँ पे स्टेज के एंड तक ये मैक्सिमम पे आएगा और U पे मैक्सिमम होगा। AP कंटिन्यूज टू इंक्रीज थ्रू आउट दिस स्टेज, इस पूरी स्टेज में AP जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। नाउ कम टू द सेकंड स्टेज, जिसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। फर्स्ट था इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स बिकॉज इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन। आफ्टर दैट डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर बिकॉज इसके जो प्रोडक्शन है उसके इंक्रीज होने की रेट कम हो गई है, एमपी जो है वो डिक्रीज होने लगी है। तो ये सेकंड स्टेज है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम के एंड कंटिन्यूज टिल पॉइंट B on TP curve. So TP है increasing at a decreasing rate, okay, and attains the maximum point at B. Decreasing rate से increasing होगा, B पे maximum होगा। MP decreases and cuts AP from its maximum point. तो MP जो है MP जो है वो decrease होगा और उसके बाद एपी को मैक्सिमम पॉइंट पे, ये जेड पे एपी मैक्सिमम है और वहां पे ये इसको कट करेगा। तो एमपी इज इक्वल टू 0 व्हेन टीपी अटेंड्स इट्स मैक्सिमम। जब टीपी मैक्सिमम है तो एमपी क्या होगा, एमपी हो जाएगा 0। एपी इनिशियली इंक्रीजेस, एपी जो है इसमें इनिशियली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इट विल अटेन मैक्सिमम पॉइंट एंड आफ्टर दैट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, उसके बाद क्या है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो इन थर्ड स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम बी से स्टार्ट होगी हमारी थर्ड स्टेज ऑन टीपी कर्व। इन दिस स्टेज टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, ठीक है, टीपी डिक्रीज हो रहा है एंड एमपी इज व्हाट, एमपी इज नेगेटिव। TP starts falling and MP is negative. AP continues to approach to x-axis, but बिल्कुल ध्यान रखना है, but it does not touches it, ठीक है, इसके ये पास आता जाएगा, इसके पास आता जाएगा, बट जो है इसको कभी भी एक्स एक्सिस को AP जो है वो टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तीनों स्टेजेस हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, और इन तीनों स्टेजेस में इसकी कर्व की सिचुएशन पोजीशन कैसी रहती है, तीनों कर्व्स में क्या रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखने का है। उसके बाद अब देखते हैं कि ऐसा क्यों है, इस तरह से ये जो टोटल प्रोडक्शन कर्व है इसका शेप ऐसा क्यों है, और ये जो एपी और एमपी है इनका शेप तो ऐसा इसलिए है क्योंकि टोटल प्रोडक्शन का शेप ऐसा है। एपी एमपी को हमने टीपी से ही डराइव किया है, तो हमको ये देखना है कि ये जो टीपी है इसका शेप ऐसा क्यों है, क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर की बात करते हैं, जो कि है हमारे O से K पॉइंट तक, जहां पर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है टीपी, और ये K है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये क्यों होता है, सबसे पहले अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। अब देखिए आपने कोई भी एक मशीनरी लगाई जो कि हमारी कैपिटल है या हमारा फिक्स्ड इनपुट है, एक मशीनरी लगाई, और स्टार्टिंग में जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप लगाते हैं, तो उस मशीनरी पे अगर आपका लेबर कम है तो वो जो मशीनरी है वो अंडर यूटिलाइज रहेगी, उसकी कैपेसिटी है और प्रोडक्शन करने की, बट चूंकि आपने लेबर कम एम्प्लॉय किया है तो वो अंडर यूटिलाइज रह जाएगी। और इसकी वजह से जैसे जैसे हम लेबर की क्वांटिटी को या अपने वेरिएबल इनपुट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाते हैं, इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होने लगता है और जो है हमको इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर मिलते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे जैसे आप लेबर को इंक्रीज करते हैं आप स्पेशलाइजेशन हो जाता है लेबर को, उसको डिवीजन कर सकते हैं। डिवीजन इन द सेंस कि जैसे कोई भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, जैसे मैं बात करूं अगरबत्ती बनाने की, ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में 2 या 3 ही लेबर हैं तो वही लेबर जो है अगरबत्ती पे मसाला भी लगा रहे हैं, वही लेबर उस पर फ्रेग्रेंस भी चढ़ा रहे हैं, उसको पैकिंग कर रहे हैं,
तो वहां पर जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है। बट अगर जैसे जैसे लेबर बढ़ा दिया तो क्या होगा कि एक जो लेबर है वो सिर्फ एक अगरबत्ती पे मसाला चढ़ाने का ही काम कर रहा है, तो उससे एक ही तरह का काम करते हुए उसकी स्पीड बढ़ जाती है, प्रोफिशिएंसी आ जाती है काम की, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमको मिलते हैं। नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, या जो कि है सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, यहाँ तक आते आते फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, लेबर की यूनिट बढ़ाते जाते हैं, इतनी बढ़ जाती है कि लेबर की जो फिक्स्ड फैक्टर है उसका फुल यूटिलाइजेशन होने लग जाता है। और जो सब्सटीट्यूटेबिलिटी बिटवीन लेबर एंड कैपिटल है वो थोड़ी इम्परफेक्ट हो जाती है, इम्परफेक्ट होती है एक दूसरे के लिए। हम एक दूसरे को पूरी तरह से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, तो इससे भी जो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं। लेबर ज्यादा हो गया है और जो है एक दूसरे वो मशीनरी को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता। आफ्टर दैट ऑप्टिमम प्रोपोर्शन, एक जो एक लेवल आ जाता है, एक लेवल के बाद की ऑप्टिमम प्रोपोर्शन हो जाता है फिक्स्ड एसेट का भी लेबर के साथ, फिक्स्ड एसेट का लेबर के साथ जब ऑप्टिमम प्रोपोर्शन आ जाता है तो उसके बाद जो है ये मैक्सिमम पे पहुंच जाता है उस लेवल पे टोटल प्रोडक्शन। थर्ड जो है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, ये क्यों मिलते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स। एक जो फैक्टर फिक्स फैक्टर, जैसे मैंने आपको मशीनरी का हम एक एग्जांपल लेके चल ही रहे हैं, तो अगर उस मशीनरी पे सपोज 3 या 4 आदमी काफी हैं, या सपोज 10 आदमी काफी हैं, उसके अलावा अब उस पर और आप लेबर को नहीं खपा सकते, उसके बाद भी आप लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो जाहिर सी ये बात है लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होगी। उसके बाद नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो जाएगी उसकी वजह से, जो कि मैंने आपको बता दिया। और साथ में क्या है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स भी होंगी, बहुत ज्यादा ओवर एम्प्लॉयमेंट दे दिया आपने लेबर्स को, उनकी यूनियंस वगैरह बन जाती हैं, उनको मैनेज करना मुश्किल होता है, तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसकी वजह से नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये 3 स्टेजेस हैं। अब कहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसको कहाँ पे अपना प्रोडक्शन रोक लेना चाहिए, किस स्टेज पे प्रोडक्शन करना चाहिए और ऐसा क्यों। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज की बात करें, चाहे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है, इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं, साधन के बढ़ते प्रतिफल मिल रहे हैं, तो वहां पे क्या है, हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो 0 से ज्यादा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी पॉजिटिव है। प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर ऑफ द लेबर यूनिट्स विद सेम फिक्स्ड फैक्टर। सेम हमारी मशीनरी है, सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है फिक्स्ड, उसके साथ जब हम लेबर की अधिक से अधिक यूनिट लगाते जाते हैं तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज, प्रोडक्शन विल रीच सेकेंड स्टेज से, और उसके बाद वो जो है सेकेंड स्टेज पे पहुंचते हैं, सेकेंड स्टेज पे जहां पर फुल यूटिलाइजेशन हो जाता है फैक्टर्स का। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में प्रोडक्टिविटी जो है फैक्टर्स का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि प्रोडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो है ये नॉन इकोनॉमिक जोन है। नॉन इकोनॉमिक जोन क्यों है, बिकॉज ये जो एमपी है, एमपी वेरिएबल यूनिट की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पर पॉजिटिव होती है और इंक्रीज होती जा रही है। दैट मीन्स जैसे जैसे और लेबर लगाएंगे हमको फायदा होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि आगे और भी इंक्रीज स्कोप है प्रॉफिट के इंक्रीज होने का, प्रोडक्शन इंक्रीज करके और भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसलिए जो है ये नॉन इकोनॉमिक जोन है। नॉन इकोनॉमिक जोन इसलिए है, यहाँ पे हम जैसे जैसे लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं, लेबर को हम जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता जा रहा है। प्रोडक्शन बढ़ने का क्या मतलब है, हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी प्रोड्यूसर यहाँ पर अपना प्रोडक्शन नहीं रोकता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है, उसको एक प्रोत्साहन मिलता है कि और मैं और प्रोडक्शन करूं, ताकि क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो ये है, यहाँ पे हमारे जो फैक्टर्स हैं उसका फुल यूटिलाइजेशन हो गया है, फैक्टर्स की प्रोडक्टिविटी जो है हमारी मैक्सिमम है, टीपी हमारी पॉजिटिव चल रही है, एपी पॉजिटिव है, एमपी भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स दिस इज द इकोनॉमिक जोन, यहाँ पर प्रोडक्शन किया जा सकता है, बिकॉज
जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फुल्ली यूटिलाइज हो गए हैं। थर्ड जोन में किस लिए नहीं जाएगा प्रोड्यूसर देखिए फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में तो इसलिए आया है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये सिचुएशन ऐसी है कि वहां पे उसे उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसका टोटल प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो गया है। उसके बाद थर्ड स्टेज में नहीं जाएगा बिकॉज मार्जिन प्रोडक्टिविटी यहाँ पर नेगेटिव हो रही है। Producer can be increased by reducing production can be increased by reducing the number of labors। अब लेबर्स की संख्या को कम करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेबर्स की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे तो एमपी जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। दैट मीन्स दिस इज नॉन इकोनॉमिक जोन। तो ऐसा क्यों है थर्ड स्टेज में? बिकॉज एमपी इज एमपी ऑफ वेरिएबल एमपी ऑफ एवरी वेरिएबल यूनिट इज नेगेटिव। हर एक अगली यूनिट जो है एमपी की वो नेगेटिव होगी और जो नो रेशनल प्रोड्यूसर विल ऑपरेट इन दिस स्टेज। तो स्टेज में कोई भी रेशनल प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर है वो ऑपरेट नहीं करेगा। तो देखिए सीधी सी बात है, प्रोड्यूसर को कहाँ तक प्रोडक्शन करना है, उसे सेकंड स्टेज पे प्रोडक्शन को रोक देना है। फर्स्ट स्टेज से आगे इसलिए बढ़ना है क्योंकि वहां उसे और अधिक फायदा होगा, लेकिन सेकंड स्टेज से आगे नहीं जाना है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उस केस में नेगेटिव हो जाएगी तो उसके लिए लॉस होगा। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम नहीं आता है, अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि फर्स्ट जो है हमारा एप्रिसिएशन ऑफ लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होता है, जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है वो उसमें एप्रिसिएशन होता है। उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और सेम फिक्स फैक्टर्स से जो है ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है तो लॉ फेल हो जाता है। सेकंड, डिस्कवरी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। तो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन फैक्टर्स जो है अगर वो बढ़ जाती है तो ऑल द फैक्टर्स विल बिकम वेरिएबल। फिक्स फैक्टर्स का भी कोई सब्स्टिट्यूट मिल गया तो दैट मीन्स फिक्स फैक्टर भी वेरिएबल हो जाएंगे तो उससे क्या है, आउटपुट चेंज हो सकता है तो लॉ फेल हो जाएगा। फिर हेट्रोजीनियस लेबर यूनिट्स, यानी कि लेबर की यूनिट जब होमोजीनियस नहीं है, अलग अलग प्रोडक्टिविटी है तो डिफरेंट प्रोडक्टिविटी होगी अगर लेबर यूनिट्स की तो लॉ फेल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैंने जो पहला एन माइनस वनथ लेबर लगाया उसकी प्रोडक्टिविटी कम थी, लेकिन जब मैंने एन माइनस वन लगाया तो जब मैं थर्ड स्टेज में हूँ तब भी जब नेक्स्ट मैंने जो लेबर लगाया अगर उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वो पहले वाले के जैसा नहीं है, कुछ अलग है, तो फिर हमारा जो लॉ है वो फेल हो जाएगा। टीपी डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज हो सकती है। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स जो होते हैं इनिशियली यूटिलाइज होते हैं कम एफिशिएंसी के साथ। अगर इनिशियली कम एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज हो तो फिर बाद में जब एफिशिएंसी के साथ यूज होंगे तो प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, तो एमपी डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज होने लग जाएगी। अब देखिए दो नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। दोनों लॉ एक्चुअली सेम ही कंसेप्ट को बताते हैं, सेम कंसेप्ट है, दो अलग अलग नाम है उसके और साथ में दो अलग अलग पर्सपेक्टिव भी हैं। अगर मैं बोलूं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस तो ये किस पे बेस्ड है, ये टीपी टोटल प्रोडक्शन पे बेस्ड है, जबकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट वो किस पे बेस्ड है, वो मार्जिनल प्रोडक्ट पे बेस्ड है। सब सिर्फ इतना ही फर्क है, अदरवाइज दोनों ही लॉ एक ही चीज को कहते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन को ठीक से पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। इफ मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड with same quantity of fixed factor, then initially TP will increase, but gradually after a point TP will become smaller and smaller TP कम होता जाएगा। A law of diminishing margin productivity की बात करें, if employment of labor factor is kept on increasing along with constant level of fixed factor, then finally a point will be reached wherever the MP of variable factor will start falling, and after this point MP of any additional variable factor can be zero and even negative। zero भी हो सकता है, negative
भी हो सकता है। तो ये दोनों एक तरह से एक ही लॉ है और उसके अलग-अलग नाम हैं और हम उसको अलग-अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये वीडियो और लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे कांसेप्ट्स लूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिटर्न्स टू स्केल, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इलास्टिसिटी ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये सारे कांसेप्ट्स हम करेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मीनल का चैनल।